स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थोड़ा स्यूडो फोर्स का भी कंसेप्ट मैं है ना इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पर। ऐसे वेइंग मशीन जो लिफ्ट में रखी रहती थी है ना पुराने क्वेश्चंस में, वहाँ तो यूज हो ही गया है। तो मैंने वहाँ पे भी बोला था कि आपको हमेशा एक ऑप्शन रहता है कि आप सूडो फोर्स ना लगाएं, बिना सूडो फोर्स लगा के सॉल्व करें है ना क्वेश्चंस को। लेकिन सूडो फोर्स लगाने से क्या कहें, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं तो यूज़ करने वाला हूँ है ना सूडो फोर्स का कंसेप्ट, और सीखना भी चाहिए है ना, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन बन जाए, स्पीड में भी बनना चाहिए है ना जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो। खैर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द मास एम, है ना, मास एम की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वाह, मास ही पूछ दिया। फाइंड द मास एम ऑफ द हैंगिंग ब्लॉक, है ना, इन फिगर, विच विल प्रिवेंट द स्मॉलर ब्लॉक फ्रॉम स्लीपिंग, है ना, स्मॉलर ब्लॉक को स्लीपिंग से बचाए फ्रॉम ओवर द ट्रायंगुलर ब्लॉक। अब देखो, अगर ये मास एम रुका रहता है ना, ऑल द सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस, ये तो ठीक है, मानते ही हम लोग। अगर ये स्मॉल एम जो ब्लॉक है, अगर ये रुका हुआ रहता है ना, सब लोग रुके हुए रहते, तो ये स्मॉल एम की टेंडेंसी थी नीचे आ जाती। क्यों, ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन इसको नहीं बचा रहा है, ये नीचे स्लिप होके आ जाती। लेकिन अब आप सोचो कि ये मास एम नीचे अगर एक्सीलरेट करने लगे, है ना, नीचे ही एक्सीलरेट करने लगे, तो ये एम डैश आगे बढ़ेगा। तो क्या एक टेंडेंसी हो सकती है कि नहीं, कि इस पे ऊपर के डायरेक्शन में कुछ एक फोर्स आ जाए, कुछ सूडो फोर्स, हाँ सूडो ही फोर्स आएगा ऑब्वियसली, है ना, इनर्शियल फोर्स बोलना चाहिए, सूडो फोर्स नहीं बोलना चाहिए, इनर्शियल फोर्स कोई आ जाए जो उसको बचा सके। ये वही वाली फोर्स है जो, याद है, आप बस में बैठे रहते हो और बस अचानक चलती है तो आप पीछे जाते हो, कोई पीछे कोई आपको धक्का तो नहीं लगाता है आकर लिटरली कि पीछे जाओ। तो वो जो इनर्शियल फोर्स है ना, वही इसको ऊपर भेजने की टेंडेंसी रखेगी। तो अगर वो एम जी साइन थीटा के अगर बराबर हो जाए, है ना, तो क्या ये बच सकता है कि नहीं। आ रही बात समझ में। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। तो एक्सीलेशन ऑफ, है ना, ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक्सीलेशन ऑफ मास स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू एम डैश क्या है, जीरो है। आ रही बात समझ में। एम डैश के रिस्पेक्ट में एम की एक्सीलेशन जीरो है। खैर, इसका क्या मतलब हुआ ये अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मास एम एम डैश के रिस्पेक्ट में जीरो एक्सीलेशन पे है, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो एक्सीलेशन एम डैश की है वही एक्सीलेशन स्मॉल एम की है, और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसे सोचो, दो कार, याद है रिलेटिव मोशन में, दो कार 5 मीटर पर सेकंड से सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो होती थी। अब बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो है, यानी जो एम डैश की एक्सीलरेशन होगी वही मास एम की एक्सीलरेशन होगी। तो क्या मैं इसे एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर लूँ क्या, और मैं बोल लूँ कि ये ए एक्सीलरेट कर रही है आगे डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में। अब देखिए, ये एक धागा कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है इस एम से, है ना, और यहाँ पर टेंशन क्या होगी, टी, है ना, टी मैं मान लेता हूँ, इस धागे में टेंशन टी है। तो बताइए, मास एम की टेंडेंसी किधर होगी, नीचे एक्सीलरेट करने की, नीचे जाने की, है ना। तो अगर मास एम की एक्सीलरेशन ए है तो इन दोनों की भी एक्सीलरेशन ए होगी। क्यों, एक ही धागे से कनेक्टेड है, कांस्टेंट रिलेशन, है ना। अब देखिए, यहाँ कांस्टेंट कितना प्यारा इजी वे में आया, वही अभी, है ना, पुराने क्वेश्चंस में मैं देख रहा था 28, है ना, 31, ये सब में 30 में कितना थोड़ा पेचीदा था। क्यों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिफिकल्ट हो चुका है, तो इसमें वो कांस्टेंट में ज़्यादा आपको फंसाएंगे नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, आप क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए, इन दोनों सिस्टम पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, टी ही तो लग रही है। आप बोलोगे सर एम जी वाली फोर्स, अरे वो तो परपेंडिकुलर लग रही है ना, और मैंने एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में माना है, तो मैं एक्स डायरेक्शन का ही फोर्स लिखूंगा ना सिर्फ। समझ रहे हो ये चीज़, और फ्रिक्शन सब तो है नहीं यहाँ पर। तो नेट फोर्स में टी आ गया, और मास की जगह क्या आ जाएगा, एम डैश प्लस स्मॉल एम। समझ गए ये चीज़। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर भी नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, है ना। नेट फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, अच्छा एक एम जी भी तो लगेगी नीचे, है ना, एम जी भी तो लगेगी, इसे कैसे भूल सकते हैं। तो एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, तो एम जी माइनस टेंशन इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। नीचे के डायरेक्शन में फोर्स एम जी, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। ये रहा आपका एक इक्वेशन, यहाँ भी मिल गया, एक इक्वेशन यहाँ मिल गया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे आपको सॉल्व पूरा भी नहीं मिला है सब कुछ। क्यों, वेरिएबल क्या क्या है देख लीजिए, टी नहीं पता है, ए नहीं पता है, और मास एम भी तो नहीं पता है, एम को भी तो चाहिए हमें। तो तीन वेरिएबल है, दो इक्वेशन है।
क्या एक इक्वेशन की और दरकार है, एक इक्वेशन की और मांग है यहाँ पर, वो कैसे निकालोगे अब देखना है, इंटरेस्टिंग है। क्या लग रहा है ना, मास एम पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ, मास एम पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ इस मास एम पे। ठीक है, अब देखिए इसकी एक्सीलरेशन m विथ रिस्पेक्ट टू m डैश जीरो है, यानी m डैश के रिस्पेक्ट में जीरो है। मतलब अगर आप m डैश पे बैठ जाओ तो मास m आपको क्या लगेगा, रुका हुआ लगेगा, है कि नहीं, मास m रुका हुआ लगेगा। m डैश पर बैठ जाओ तो, है ना, m डैश पर बैठ जाओ तो, इसका यही मतलब होता है। अब आप m डैश पे बैठे हो, m डैश एक्सीलरेट कर रही है, क्या आपका ये धर्म बनता है सूडो फोर्स लगाने का। और देखिए एम डैश राइट डायरेक्शन में एक्सीलेट कर रही है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। और कितनी लगेगी, नेट फोर्स। सूडो फोर्स क्या होती है, मास ऑफ बॉडी एक्सीलेशन फ्रेम की, और फ्रेम की एक्सीलेशन कितनी है, ए है, और बॉडी की मास कितनी है, एम। तो क्या ये एम ए होगा, बिल्कुल होगा, जी हाँ। और क्या क्या फोर्स लग रही है देख लें ज़रा। एक नॉर्मल लगेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, खैर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अभी मुझे, लेकिन लगेगी नॉर्मल। और क्या फोर्स लगेगी, क्या एम की याद नहीं आ रही है क्या, एम की याद एकदम नीचे लगेगी एम। लेकिन हमारी आदत, याद है हमारी आदत क्या है, इसका कंपोनेंट लेके एम कॉस थीटा साइन थीटा ही लिखते हैं, वही ज़्यादा है ना इंट्यूटिव लगता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, दोनों लिख देता हूँ, एम कॉस थीटा इधर होगी और इस साइड क्या होगी, एम साइन थीटा होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से एम ए है यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा होगा। मैंने अभी बताया दो लाइन के बीच जो एंगल होती है, तो दो लाइन के बीच में वही एंगल होती है। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्ट बोलो, ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा। तो एम ए का ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स क्या हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा, और नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, एम ए साइन थीटा। उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, है ना। इनफैक्ट मैं तो क्या कह रहा हूँ, इसको मिटा ही देता हूँ, इस वाले दो लोगों को मिटा ही देता हूँ, वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज़, बाकी आप समझ लो ना, ऐसे नॉर्मल सब लग रहे हैं फिर, ठीक है। तो नॉर्मल इसके बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन नहीं हो रही है। तो अब हम लोग नॉर्मल को क्यों इंट्रोड्यूस करें, हमें किस डायरेक्शन में मतलब है, किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होने की टेंडेंसी थी या हो सकती थी, है ना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। और बोल क्या दिया गया, एक्सीलरेशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू एम डैश जीरो है। इसका मतलब फोर्स, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। अगर आप यहाँ से बैठ कर देख रहे हो तो यानी नीचे का फोर्स इक्वल टू ऊपर का फोर्स, तो नीचे का फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा, और ऊपर का फोर्स कितना है, एम ए कॉस थीटा। ये रहा आपका, एक इक्वेशन और मिल गया आपको, ठीक है, एक इक्वेशन और मिल गया, ए की वैल्यू यहाँ मिल गई जी टेन थीटा। ए की वैल्यू चाहिए थी कि नहीं यहाँ पर, तो मिल चुकी है यहाँ पे जी टेन थीटा। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं, एक स्टेप में लिख देता हूँ, एम से एम काट दो, तो जी बाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगी कॉट थीटा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी बाई कॉट थीटा, यानी जी टेन थीटा। वो तो दिख भी रहा था यहाँ पे, लेकिन अभी आंसर नहीं आया अभी, है ना। हमें ये तीनों इक्वेशन क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, है ना। बचपन की बातें, दो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व करना है ना, एम को लाना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, इस इक्वेशन को लेके मैं आगे बढ़ता हूँ और सबकी वैल्यू मैं इसमें पुट करता जाऊँगा। तो एम जी इक्वल टू, एम ए तो है ही, टी उधर जाके प्लस हो जाएगा, और टी की वैल्यू मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए। अब चूंकि मुझको कैपिटल एम चाहिए, तो मैं सारे कैपिटल एम वाली चीज़ों को इधर ले आता हूँ, यहीं पर है बस कैपिटल एम। तो कैपिटल एम जी इधर था ही, एम ए इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। और ये रहा आपका एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए, g माइनस ए इधर चला जाएगा, m डैश प्लस स्मॉल एम ए डिवाइडेड बाय g माइनस ए। और बताऊँ अब क्या करना है, a से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, है ना, a से डिवाइड कर दो। देखो मैं, m डैश प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यहाँ g बाई ए हो जाएगा, a से a डिवाइड करोगे तो ऊपर हट जाएगा वो, तो g बाई ए माइनस वन। शायद अब आपको आंसर दिख चुका है कि नहीं। अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m डैश तो था ही, प्लस स्मॉल m
डिवाइडेड बाय जी बाई ए की वैल्यू क्या दिख रही है, कॉट थीटा थी, तो कॉट थीटा -1, ये रहा आपका आंसर, है ना। ये ध्यान रहे, ये एम डैश है ना, एम डैश मतलब इसका मास है। तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट यहाँ बहुत आसान कर दिया। आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी बना सकते थे, नो डाउट, ठीक है। और ये जो मैंने सिस्टम माना ना, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा आसान किया है ये सिस्टम मानना। नहीं तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, या है ना, मैं क्लास में तो दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ मैं, कि मास एम पे अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एम डैश पे अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें बीच में कौन आ जाती है, नॉर्मल आ जाती है, ठीक है, नॉर्मल आ जाती है। खैर वो भी इंटरेस्टिंग रहता है, मज़ा आता है, कुछ सीखने को ही मिलता है उसमें। तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए एम डैश और स्मॉल एम पे, फिर है ना, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। नॉर्मल की वैल्यू कहाँ से ले लोगे, यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू ले लोगे, वहाँ पुट कर दोगे। लेकिन ध्यान रहे, एम डैश पे एक ऐसे नॉर्मल लगने लगेगी, है ना, एम पे नॉर्मल ऐसे लग रही है तो एम डैश पे नॉर्मल ऐसे लगेगी, उसका भी कंपोनेंट लेना होगा, ठीक है, जब आप नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन इस एम डैश के लिए लिखोगे तो। खैर करना, देखना अगर अच्छा लगे तो, है ना। बाकी ये सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।